आप जो सोलंकी साहब एक तस्वीर पेश कर रहे हैं उस हवाले से भी कुछ कहना चाहेंगे? रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से एक तरफ पीटीआई को उम्मीद है, दूसरी तरफ हम हुकूमत की तरफ से भी कुछ इसी किस्म की बयानबाजी देखते हैं कि देखते हैं कि ओहदे पे विराजमान हो भी पाते हैं या नहीं। सेकेंडली, इस रवैये के ऊपर अथर बात कीजिएगा कि पाकिस्तान के आम आदमी को यह बताया जाता है जब हुकूमत में होते हैं तो कहते हैं कि हमारे मामलात में मुदाखलत है, जैसे आज की हुकूमत कह रही है, और जब अपोजिशन में होते हैं तो यही बातें, यही मगरबी ममालिक इंसानी हुकूक के अलंबरदार लगने लगते हैं। और यही सिलसिला हम पीटीआई के हवाले से देख रहे हैं। यही यूरोपियन यूनियन था, इसने यूक्रेन के हवाले से सपोर्ट का जब बयान दिया तो खान साहब ने जलसे में जाकर यह बात कही कि हम कोई गुलाम नहीं, और बाद में नून लीग ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया कि यह बात सिफारती आदाब के खिलाफ है, जिस अंदाज में उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। तो ये क्या वजह है कि दोनों की तरफ से पाकिस्तान के अवाम को अपोजिशन में रहकर कुछ और बयान दिया जाता है और हुकूमत में आकर कुछ और बात की जाती है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि यहाँ पे हुकूमतों के रवैये हुकूमत में डिफरेंट होते हैं और वही जमातें जब अपोजिशन में होती हैं रवैये डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। रिचर्ड ग्रेनेल या अमेरिका जो है, ये बार बार इसको पीटीआई के साथ जोड़ा जा रहा है। वो तो पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? वो पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ हो रहा है जिसको अवाम का बड़ा हिस्सा सपोर्ट करता है। तो मसला तो यहाँ पे इंसानी हकूक के हवाले से है। और जो रिचर्ड ग्रेनेल है वो नेशनल जो उनकी इंटेलिजेंस सर्विस है उसका वो एक्टिंग डायरेक्टर जनरल रह चुका है। रिचर्ड ग्रेनेल जो है वो जर्मनी में सफीर रह चुका है और उसके उधर के क्रेडेंशियल्स भी सबके सामने हैं। नेटो में जब फंडिंग बढ़ाने के हवाले से जो कुछ वो वहां पे करता रहा वो सबके सामने है। जो अटॉर्नी जनरल हुआ मुंतखब हुआ था या नामजद हुआ था वो टोटली डिफरेंट केस है। उनके हवाले से बहुत सारे लोगों ने तहफुजात का इजहार किया, लेकिन रिचर्ड ग्रेनेल तो पहले इज अ पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, वो माजी में एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर चुका है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी ये है कि क्या हुकूमत उसका प्रेशर लेगी या नहीं लेगी। मेरे ख्याल में अगर हुकूमत फयाजुल हसन चौहान जैसे दानिश्वरों की बातें सुनती रहेगी तो फिर तो वो नहीं, कोई उसका असर नहीं लेगी। लेकिन जिस दिन अमेरिका से, मैं ये आपको अभी बता रहा हूं कि आप अभी देखेंगे कि इनका सबका रवैया तब्दील होगा। इनमें से कोई भी बंदा जब अमेरिका से कोई भी बात आएगी हुकूमत कभी भी उसको चैलेंज नहीं करेगी। ये भी आप नोट कर लें। ये सिर्फ मामला है जो अभी रजा रोमी साहब ने भी फरमाया, आईएमएफ ना हो तो आज हम दिवालिया हो जाएंगे। आईएमएफ अगर नहीं होगा तो क्या हम अपने मामलात को आगे चला सकते हैं? यहाँ पे तो कहा गया कि आईएमएफ के सामने पीटीआई के कुछ लोगों ने एहतजाज कर दिया था, वो जनाब मुल्क दुश्मनी हो गई थी। तो आईएमएफ को तो यहाँ पे जो इस वक्त सेक्रेट काउ का आपको पता है जो दर्जा हासिल है वो पूरी कौम को पता है। अब इसके ऊपर हर किसी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरी नजर में रिचर्ड ग्रेनेल जो कह रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यूरोपीय यूनियन जो कह रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो है जो इस मुल्क में हो रहा है, उसके ऊपर हम क्यों नहीं बात करते? ये बताइएगा सर, मुल्क में आईन और कानून के मुताबिक चीजें चल रही हैं। अगर चल रही होती तो हाउ डेयर के रिचर्ड ग्रेनेल आके कोई बात करेगा या यूरोपीय यूनियन कोई कंडेम करेगी? तो यहाँ पे असल इशू तो हमारे यहाँ पे है, बाकी तो सारी अलामात हैं। चलें, अब खैर बहरहाल अब ये एक अलग डिबेट है कि हर दौर में यूरोपियन यूनियन इस किस्म के सवालात उठाती रही है, क्योंकि हमारा उनके साथ मुआहदा है जीएसपी प्लस के हवाले से, जिसमें सबसे ज्यादा बात की जाती है पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के हवाले से। लेकिन वो मौजूद बहस नहीं बनता क्योंकि वो सियासी मामला नहीं होता। सबसे ज्यादा संजीदा सवालात पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के हवाले से ही उठाए गए आज तक यूरोपियन यूनियन की तरफ से। अतर आप ये भी फरमाइएगा कि पीटीआई के जो सपोर्टर के हवाले से एक बहस जनरेट होती है पाकिस्तान में, क्या एक प्रिविलेज हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि माजी में सबसे बड़ा बयानिया ही उन्होंने ये बनाया कि अमेरिका की मुदाखलत से रजीम चेंज हुआ, हुकूमत गई, हमें किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं है। लेकिन आज वही उनके जो ओवरसीज बैठे रहनुमा हैं, बिलखुसूस शहबाज गिल साहब हों या दीगर, वो इन्हीं अमरीकी शख्सियात को जिन्होंने अभी ओहदा नहीं संभाला उनको शिकायतें लगा रहे हैं। सो ये एक प्रिविलेज है पीटीआई को कि उसका कारकुन जो भी पॉलिसी पार्टी की तरफ से सामने आ जाए फिर उसको क्वेश्चन नहीं करता कि माजी में आप ये कह रहे थे, आज हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट्स अदर वे अराउंड। आप 3 साल पीछे चले जाएं, 4 साल पीछे चले जाएं, जो बंदा फौज के किरदार को, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को सियासत में तनकीद कर रहा था, वो तमाम मौजूद शख्सियात वो ना सिर्फ उस चीज का हिस्सा बनी बल्कि वो सारे अब उसको एक तरह से जस्टिफाई करते हैं। देखें, या तो तहरीक इंसाफ ये कह रही हो कि जी अमेरिका हमें हुकूमत दिलवा दे, ये डिफरेंस है ना। वो मसला वो ये कह रहे हैं कि जो इस मुल्क में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं आप उसके ऊपर बात करें। हमारा जो इलेक्शन चोरी किया गया है, अब इसके ऊपर किसको कंसेंसस नहीं है कि मौजूदा जो हुकूमत बैठी हुई है ये हारे हुए लोगों की हुकूमत है। अब मैं उस सिलसिले की बात कर रही हूँ जहां सोशल मीडिया के ऊपर विफाकी वुज़रा के बयानात के ऊपर टैग करके अमरीकी शख्सियात को ये बताया जा रहा है, और ये चीजें पीटीआई के मेंबरान की तरफ से भी की जा रही हैं, सिर्फ जो कारकुनान है उनकी तरफ से नहीं। तो ये आपके लिए एक हैरत अंगेज रवैया है एक पॉलिटिकल कारकुन का?
नहीं, मसला ये है ना कि अगर वो कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हो कि आप इधर आके सियासी तौर पे हमें हुकूमत दिलवा दें, उनकी हुकूमत का खात्मा कर दें, तो फिर तो ठीक है, आप उसे मुदाखलत कह सकते हैं। लेकिन अगर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही हो और आईनी बेंच आपका खामोश हो, आपकी सुप्रीम कोर्ट खामोश हो, सुप्रीम कोर्ट के से 500 गज के फासले के ऊपर कत्लेआम का इल्जाम लग रहा हो, लेकिन आज कोई सोमोटो की बात ही नहीं कर रहा, आपकी इंतजामिया जो है वो बालादस्त हो जाए, आपके हाई कोर्ट के 6 जज जो है वो खत लिख के बेचारे जो है वो गुमनाम हो जाएं, पता ही नहीं चला कि उस केस का किधर हो रहा है। आपके मुल्क में सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हो, मतीउल्लाह जान को इस चीज वजह से उठा लिया जाए कि वो देखने गया है कि अस्पताल में कितने जख्मी आए हैं, तो फिर आप इस पे ये कह रही हैं कि आप वो दुनिया को बताएं भी ना कि दुनिया में क्या हो रहा है। नहीं, बहरहाल वो ये चीजें तो जरूर पॉइंट आउट की गई होंगी। मेरा स्पेसिफिक सवाल इसी एतबार से था कि अगर एक विफाकी वजीर है, उसका 3 साल पुराना ट्वीट निकाल के उसके ऊपर शिकायत लगाने का जो रवैया है, लेकिन आपने जो चीजें पॉइंट आउट की अतर, वो ग्राउंड रियलिटीज हैं। हमारी बहस सोशल मीडिया की हद तक जो रवैया हमें देखने को मिल रहा है, मेरे लिए तो बहुत गैर मामूली है। मुर्तजा सोलंकी साहब, जो बात अतर साहब ने कही कि कल जो लोग असूल की पोजीशन लेते थे सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ, आज वो हर चीज जो पाकिस्तान में हो रही है उसका दिफा कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं आपको यह बताऊंगा कि पीटीआई के मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर मुल्क से बाहर जो लोग हैं वो बज़ाहिर तो यही कहते हैं कि जी वो इक़्तिदार नहीं चाहते, लेकिन वो यही चाहते हैं कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात चल रहे हैं उन सब को आप डब्बे में बंद करके, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जमात ने अक्सरती नशिस्तें हासिल कर ली थी, लिहाजा अडियाला से ख़ास तौर पर उनको ले जाकर वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दें। सिर्फ यही नहीं कहते बल्कि इसके अलावा भी कहते हैं, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के हथियार बंद कर दें, पाकिस्तान को IMF से मिलने वाली जो इमदाद है या कर्जा है उसको बंद कर दें, पाकिस्तान के जो फौजी अफसरान हैं उनके मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदियां लगा दें, वगैरह वगैरह। अब ये उनके सोलंकी साहब, हथियार पाकिस्तान के बंद कर दें की बात पीटीआई ने ऑफिशियली नहीं कही। हमने भी उनके तर्जुमान से जब बात की तो उन्होंने अमेरिका का ये जो इकदाम है हालिया, इसकी उन्होंने मुखालफत की पीटीआई ने। और ये जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की बात, जो कारकुनान का एक हमें बहुत पुरुमीद अमेरिका से नजर आते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब आकर यही कहते हैं कि हमें इधर के कानून के मुताबिक ही चाहिए, लेकिन हम फिर भी अप्रिशिएट करते हैं कि रिचर्ड साहब हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं। रिचर्ड ग्रेनल का जो ताज़ा तरीन इंटरव्यू है जिस पर पीटीआई बगलें बजा रही है, वो किस चीज के बारे में है? खान साहब से आने से पहले उन्होंने किस चीज पर बात की है? वो बात की है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसके हवाले से बात की है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। उस पर पीटीआई के जो ओवरसीज के जो लोग हैं, बरकी साहब से लेके शहबाज गिल तक, वो किस चीज पर जो है वो शादियाने बजा रहे हैं, ये उनका मुतालबात है। मुझे ये कहने दें कि जिस तरीके से रिचर्ड ग्रेनल के बैंड वैगन पर पीटीआई चढ़ गई है और जिस तरीके से वो जो सहूनी लाबी है और जो पाकिस्तान मुखालिफ लाबी है उसके एजेंडे को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, उसके सियासी नतायज होंगे, कानूनी और दूसरे हो या ना हो, लेकिन उसके सियासी नतायज होंगे। ये आप सुन लीजिए। अब ये तो बात दोबारा यहूदी लॉबी और के हवाले से ही चली गई है, जो कि हुकूमती भी सोलंकी साहब हमें यही आगे से दलील और रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन ये तो साल साल का एक मौक़िफ़ है जो कभी मौलाना साहब की जमात अपनाया करती थी और आज हमें नून लीग के वफाकी वज़रा भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं। मैं अब आगे मुज़ाकरात की तरफ चली जाती हूँ क्योंकि इस पर तो एक हद से ज़्यादा डिबेट नहीं हो सकती है। इनको हम कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी कह सकते हैं, इसमें कोई हकीकत भी हो सकती है, आप हमसे ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है, अथर काज़मी साहब, आज इसके अंदर एक पेशरफ्त हुई। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की अडियाला में खान साहब से मुलाकात करवाई गई, जो उन्होंने इससे पहले डिमांड भी किया था। एक बात जो पीटीआई कहती है वो फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से कहती है कि वो सिलसिला तो हम शुरू कर चुके हैं सिविल नाफरमानी के सिलसिले में, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हम टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए, मुज़ाकरात का सिलसिला कब खत्म होगा। आपको लगता है नतीजा खेज हो सकते हैं ये मुज़ाकरात?
देखिए, मुज़ाकरात अब डिपेंड करता है कि हुकूमत कितनी संजीदा है और तहरीके इंसाफ कितनी संजीदा है। जो मुज़ाकराती कमेटी बैठी थी और वहाँ पे जो बातें हुई, उससे तो मुझे नहीं लगता कि इसके नतीजे में कोई हल निकल सकता है, इसलिए कि जो तहरीके इंसाफ की डिमांड्स हैं अगर उनको मान लिया जाए, वैसे तो फिलहाल तो उनकी 2 डिमांड्स हैं, लेकिन ओवरऑल जो वो ये कहते हैं उससे तो फिर बुनियादी मकसद यही है कि इस हुकूमत को चलता किया जाए और या फिर जो है कुछ ऐसा दे दिया जाए तहरीके इंसाफ को जो हुकूमत के लिए देना इतना आसान नहीं होगा। तो मुझे फॉर सम रीजन मैं इसमें पेसिमिस्ट हूं, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरा मानना यह है कि अब सा अगर कोई मसले का हल निकलेगा तो वो यही सियासी लोग निकालेंगे। ये सारे अगर किसी कंसेंसस पे आ जाएं और ये कह दें कि यार ठीक है, जिसका जो मैंडेट है 2014 में जिसका था या 13 में जिसका था या 24 में जिसका था, ये उसी को मिलना चाहिए, तो तभी ये हल। अगर आप मुझे इजाजत दें एक सवाल करने की, क्योंकि आप अब और सभी लोग इस बात पे जोर देते हैं कि सियासतदान आपस में बैठ के मसले का हल निकालें, लेकिन रऊफ हसन साहब इस मुज़ाकराती प्रोसेस के दौरान आकर बताते हैं कि ये बातचीत तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रही है, ये तो सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट बैठे हुए हैं सियासतदान हमारे साथ, तो कुछ तस्लीम करने की जरूरत है पीटीआई को इन पॉलिटिशियंस के साथ जिनके साथ बैठे हुए आप हैं, लेकिन खान साहब का अडियाला से पैगाम आता है कि साथ बैठ जाओ, तस्वीर पब्लिक नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, सियासतदान जो है कोई खुदा न खास्ता अछूत नहीं है, ये खान साहब को भी ये चीज रियलाइज करनी चाहिए। पार्लिमानी निजाम हुकूमत में, जमहूरियत में दूसरे के वजूद को जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे, आपका वजूद कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। अगर इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ ये समझती है कि नवाज शरीफ को, जरदारी को, पीपल्स पार्टी को, उन जमातों की अपनी तारीख है, अपनी कुर्बानियां हैं, अपने मसाइल हैं, अपनी कोताहियां हैं, आप उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन वो हकीकतें हैं। आप जब तक उनके वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे, आपका वजूद नफी रहेगा। यह मानने वाली बात है, जिसने भी दूसरे के वजूद को नफी किया जमहूरियत में, उसका अपना वजूद भी पाश पाश हो जाएगा। जब तक ये रियलाइज नहीं करेंगे तब तक ये मामला हल नहीं होगा। अभी भी जो हुक्मरान हैं उनको भी पता है कि जी हमारे ऊपर आशीर्वाद है तो हम बैठे रहेंगे। हो सकता है कि 2 साल के बाद वो उसी किस्म की बातें कर रहे हों जो इस वक्त तहरीके इंसाफ वाले कर रहे हैं। उस वक्त मेरा और आपका चैलेंज होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या हम उस वक्त भी यही मौकिफ ले रहे हैं या हम कोई और ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हाल इन्हीं लोगों के पास है, इनको थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान जो है कोई इतनी आसानी से हमने हासिल नहीं किया, थोड़ा सा इसको ख्याल करें।